जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साइंस क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यू श्रृंखला का आज मैं आपके लिए 7वां लेक्चर लेकर आई हूँ। इससे पहले आ चुके L1 से L5 लेक्चर्स के लिए एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। उसका वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो है तरंग गति यानी कि वेव मोशन और दूसरा है ध्वनि या जिसे साउंड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तरंगे क्या होती हैं। तरंगे एक्चुअली या जिसे इंग्लिश में वेव कहते हैं दो तरह की होती हैं। पहली होती है मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय जिसे हिंदी में कहते हैं। मैकेनिकल तरंगे दो तरह की होती हैं। पहली होती है ट्रांसवर्स या जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल या जिसे हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो दो तरह की तरंगे होती हैं। ट्रांसवर्स का मोशन कुछ इस तरह का होता है और लॉन्गिट्यूडिनल का कुछ इस तरह से स्प्रिंग टाइप का मोशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये हमने जब प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा था L5 उसमें भी देखी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मुख्यतः कौन कौन सी होती है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आयन मंडल का क्या रोल होता है संचार में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है इसमें कई तरह की लेयर हैं। ये आप देखिए, ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोपॉज हो गई, फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, ओजोन लेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर। ठीक है, तो जो संचार के लिए मुख्यतः लेयर होती है वो होती है आयनोस्फीयर। ठीक है, कैसे होती है? ये देखिए, आपने टावर लगे हुए देखे होंगे। ये टावर क्या करते हैं? ये तरंगे छोड़ते हैं और ये तरंगे आयनोस्फीयर में जाकर फिर सैटेलाइट्स जो होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट करके दूसरे टावर तक ये तरंगे कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, और इस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि टीवी के जो चैनल्स होते हैं तो वो भी इसी तरह से क्या बोलते हैं, प्रसारण करते हैं। वो सैटेलाइट से रेज लेते हैं और उसके बाद हमारे घरों तक में टीवी के माध्यम से उसे पहुंचाते हैं। तो जो हम ऊपर डिश एंटीना लगाते हैं ना, वो उन रेस को कैच करता है। नेक्स्ट हो गई हीट बजट ऑफ अर्थ। हीट बजट क्या होती है अर्थ का? देखिए, दिन में क्या होता है, सनलाइट आती है। ठीक है, और वो सनलाइट में क्या होती है, इसकी जो लॉन्गिट्यूड होती है, तरंग छोटी तरंगे छोड़ता है। ठीक है, उससे हमारी अर्थ गर्म हो जाती है और वापस जब अर्थ रेडिएशन वो रिलीज करती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अर्थ क्या रिलीज करती है? दीर्घ तरंगों वाला स्थलीय विकिरण रिलीज करती है, जिसकी वजह से अर्थ में गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, और हमें हीट का अनुभव होता है। क्लियर है? तो जब भी तरंग दैर्ध्य बड़ी होगी तभी वो किरणें क्या करेंगी? गर्मी उत्पन्न करेंगी। ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे कि जो हम घरों में माइक्रोवेव यूज करते हैं तो वो माइक्रोवेव भी क्या करती है? बड़ी तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करती है, जिसके कारण से माइक्रोवेव के अंदर रखा हुआ खाना गर्म हो जाता है। क्लियर है? ये चीज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो हमने अभी देखा कि आयन मंडल में क्या होता है, जो एंटीना जो सिग्नल देते हैं वो आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर वापस दूसरे टावर तक चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? आयन मंडल हो गया इसका आंसर, आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो अभी हमने देखा कि जब सनलाइट अर्थ अब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद वो बड़ी तरंग दैर्ध्य के जो विकिरण उत्पन्न करती है उसकी वजह से अर्थ में गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वायुमंडल किसके द्वारा गर्म हो जाता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट है कॉस्मिक तरंगे। अब देखिए, कॉस्मिक में क्या वर्ड छुपा है? कॉस्मिक। ठीक है, कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड। या ये तरंगे क्या होती है? ब्रह्मांडीय तरंगे होती है। और कब उत्पन्न होती है? जैसे कि कोई प्लैनेट टूटा, सन से, ब्लैक होल से, सब क्या करते हैं? इस तरह की तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर किसी एक के द्वारा जनरेट नहीं होती, इसके कई सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, जैसे ये मैंने मूवी का एक पिक्चर भी लगाया है, कमेंट करके बताइए कौन सी मूवी का है। तो इसमें ये जो जादू होते हैं, तो जब इनके ऋतिक रोशन जो होते हैं, इनके पापा सिग्नल भेजते हैं ऊपर। ठीक है, तो वो जो रेज जाती हैं और मतलब ऊपर दिखाई जाती है स्पेसशिप में, तो इस तरह से आप कुछ भी करके याद कर सकते हैं कि कॉस्मिक तरंगे क्या होती हैं? ब्रह्मांडीय तरंगे होती हैं। ठीक है, और इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से कोई लेना देना नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी होती है? जो हमने लाइट वाले स्पेक्ट्रम में देखा था,
ठीक है, रेडियो से लेकर गामा रेज तक वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉस्मिक तरंगे क्या होती है, ब्रह्मांडी तरंगे होती है और इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर, थोड़ा डिटेल है ये, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं स्किप नहीं करना। वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय नहीं होती। ठीक है, अभी हमने देखा कि वो क्या होती है, ब्रह्मांडीय होती है। ठीक है, उनकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, वे बहुत ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है, सूर्य से उत्पन्न होती है। तो सभी सही है, सिर्फ पहला सही नहीं है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट है एंटीना का क्या रोल होता है भाई हम कम्युनिकेशन में। तो एंटीना क्या करता है, ये देखिए, ये आपने देखा होगा आजकल ऐसे डिश एंटीना है, और पहले जमाने में इस तरह के एंटीना लगे रहते थे घरों के ऊपर। ठीक है, तो जो लोग 90s के हो गए ना, 90s के टाइम पे जिनके घरों में टीवी होगा और उनको पता होगा कि ये जो सेकंड वाला एंटीना है ना, इसको ऑपरेट करने के लिए 3 लोग चाहिए रहते थे। एक तो ऊपर खड़े होकर टीवी एंटीना घुमाते थे एक टीवी के सामने, और एक बीच में कम्युनिकेटर। तो जब ऊपर से एंटीना घुमाते थे तो बीच वाला बोलता था अंदर वाले को, रुको 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 रुको, बस आ गया आ गया आ गया, है ना। तो चलिए वो खैर नहीं है। तो वो घुमाते क्यों थे एक्चुअली एंटीना, कि जो रेज थी ना, कम्युनिकेशन जो रेज होती है वो ढंग से एंटीना कैच नहीं कर पाता था। ठीक है, तो आप ये इस तरह की कई सारी स्ट्रिप्स देख रहे होंगे पुराने एंटीने में लगी रहती थी, तो जब घुमाते थे तो वो डायरेक्शन सेट हो जाता था उसका, है ना। और आजकल इस तरह के डिश है, इनमें एक सेंसर लगा रहता है। तो टेक्निक क्या है, आजकल थोड़ी अपग्रेड कर दी गई है, तो उसको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं इस तरह से रेज देती हैं एंटीना में, और ये रेज कैप्चर करके और फिर हमें पर्टिकुलर चैनल दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर बारिश वगैरह होती है या आंधी तूफान की स्थिति होती है तो क्या होती है, रेस जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और इनकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, तो इस वजह से ये कैप्चर नहीं कर पाते। मतलब छोटी तरंग दैर्घ्य और डिस्टर्बेंस, मतलब कोई बीच में आ गया पानी का कण या हवा ज़्यादा तेज चल गई, तो ये रेस डिस्टर्ब हो पाती है, इसलिए हमें सिग्नल्स ठीक से समझ में नहीं आते। और एंटीने का साइज है छोटा सा, है ना, कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 2 फुट या 3 फुट के अप्रॉक्सीमेट ही रहता है एंटीने का जो डायमीटर रहता है। तो इतनी छोटा एंटीना जो है वो रेस को कवर नहीं कर पाता अगर बारिश होती है, तूफान वगैरह की स्थिति होती है तो। नेक्स्ट है माइक्रोवेव रेडिएशन। अब देखिए, जो ये होता है ना कम्युनिकेशन, वो 2 तरह से होता है, 2 तरह की रेस करती है। एक तो माइक्रोवेव होती है और दूसरी रेडियो वेव होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कम्युनिकेशन के लिए 2 तरह की रेस का यूज़ किया जाता है, एक तो रेडियो वेव्स का और दूसरी माइक्रोवेव्स का। ठीक है, अब देखिए माइक्रोवेव, आपको यूजुअली माइक्रोवेव से ये वाला याद आता है कि खाना गर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हाँ बिल्कुल, ये क्या करती है कि खाने को गर्म करने के लिए भी यूज़ की जाती है, क्योंकि इनका तरंग दैर्घ्य लंबा होता है। और दूसरा किस्म ये कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जैसे सैटेलाइट होती है, तो इस तरह से दो स्थानों के बीच में ये कम्युनिकेशन को भी पॉसिबल बनाती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। तो अभी हमने देखा स्लाइड में कि कौन सी तरंगे हैं, माइक्रोवेव तरंगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। तो हाँ, छोटे होते हैं इसलिए भी नहीं करते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं, यह भी रीजन होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती है। तो हाँ सही है, जब पानी की तेज तेज बूंदें पड़ेंगी तो वो डिस्ट्रैक्ट कर देगी उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी आंसर हो गया कि तीनों सही है। ठीक है, इधर भी डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि क्या होता है, संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वक्र कर। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ की सतह है, गोल है। ठीक है, एक एंटीना यहाँ पे लग गया, एक एंटीना यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक तीसरा एंटीना यहाँ पे लग गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक वाले तो ये ऊपर आयनोस्फीयर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला तो कैच कर लेगा, पर अगर इस वाले को करना है तो ये रेस इस तरह से बाहर निकल जाएगी ना, फिर ये कैच नहीं कर पाएगा। ये तीसरा जो एंटीना लगाया था ये कैच नहीं कर पाएगा। तो क्या हो गया, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण क्या है, एंटीना एक निश्चित दूरी के बाद सिग्नल नहीं मिल पाते। ठीक है, आंसर इसका हो गया डी।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं। अब देखिए सीटी स्कैन के मैंने कुछ फोटोज भी लगा दिए थे। ये इस तरह की इमेज आती है और ये इस तरह की मशीन होती है। जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये इस तरह की मशीन होती है, तो इसके अंदर लिटा के और अंदर भेज दिया जाता है जिनका भी सीटी स्कैन करना होता है, और जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, जैसे पेट का, हेड का, पूरी बॉडी का ही कर सकते हैं सीटी स्कैन, तो उस हिसाब से फिर इस तरह की इमेज निकाल के दे दी जाती हैं ऑपरेटर के द्वारा। क्लियर है? तो इसमें क्या प्रयोग में लाई जाती है, तो आप फोटो से भी देख रहे होते हैं। हमने पहले भी एक्सरे का फोटो देखा था, जब लाइट का चैप्टर मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे एक्सरे का देखा था ना, तो उसी तरह का कुछ होता है ये इमेज भी सीटी स्कैन की, और इसमें भी सेम एक्सरे ही यूज की जाती है। क्लियर है? तो आंसर इसका हो जाएगा एक्सरेज आर यूज्ड इन सीटी स्कैन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ध्वनि, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। क्लियर? ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? देखिए ध्वनि तरंगे जब भी आए तो एक चीज सबसे पहले दिमाग में याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है? मीडियम इनके लिए मस्ट होता है, मीडियम मस्ट। ठीक है? माध्यम आवश्यक होता है, माध्यम आवश्यक होता है इनके लिए। और क्या होता है, अब माध्यम आवश्यक है तो ये क्या होंगी, निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है? निर्वात में नहीं चलती। ये दो चीज आप जरूर दिमाग में रखिएगा जब भी ध्वनि तरंगे सुने तो। ठीक है? नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे अब मीडियम जरूरी है, तो मीडियम कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ठीक है? तो इनकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा ठोस में। क्यों? क्योंकि ठोस में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। ठीक है? पास पास होंगे तो चलने के लिए इनको जल्दी जल्दी जगह मिल जाएगी। ठीक है? मीडियम आपस में मतलब इजीली अवेलेबल होगा। इसके थोड़े दूर दूर होते हैं इसलिए इसमें कम होती है, और गैस के थोड़े ज्यादा दूर होते हैं इसलिए उसमें और भी कम होती है। ठीक है? ये गैस के थोड़े ज्यादा ही दूर होते हैं। ठीक है? तो सबसे ज्यादा किस में हो गई? सबसे ज्यादा तेज स्पीड से ध्वनि तरंगे चलेंगी सॉलिड में, उससे कम चलेंगी लिक्विड में, और उससे भी कम चलेंगी गैस में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो हमने देखा किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो इसमें निर्वात में तो चलेंगी ही नहीं। वायु में, वायु मतलब गैस, तो गैस में नहीं। जल में मतलब द्रव में। और इस्पात क्या हो गया? सॉलिड। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, इसमें इसका ऑप्शन के आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है? इस्पात में सबसे तेज चलती हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं? नहीं चल सकती, गलत हो गया। केवल ठोस में चल सकती हैं? तो नहीं, ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही चल सकती हैं। ठीक है? केवल गैसों में भी गलत, ठोस और गैस दोनों माध्यमों में। तो आंसर इसका क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो कहाँ नहीं चल सकती? जब मीडियम नहीं होगा तो नहीं चलेंगी, मतलब कि निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है? आंसर इसका हो गया डी। फिर क्वेश्चन है चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि? तो बात मतलब ध्वनि नहीं सुन सकते। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? ध्वनि को चलने के लिए चाहिए मीडियम, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है? और चंद्रमा पर क्या होता है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इसलिए उसको एयर नहीं मिल पाती। ठीक है? तो निर्वात के कारण नहीं सुन सकते। तो चंद्रमा पर कान काम करना बंद कर देते, तो नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है? तो आंसर क्या इसका हो गया? बी हो गया। ठीक है? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इको या प्रतिध्वनि। जैसे आप कभी पहाड़ों पर गए होंगे तो आप अगर जोर से बोले, या कभी खाली कमरा हो जाता है ना दिवाली पे, पुताई के टाइम पे, जब कमरे से सामान निकाल दिए जाते हैं और फिर कमरे के अंदर बोलो तो गूंजती है आवाज। ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है? तो प्रतिध्वनि हम देखेंगे तो प्रतिध्वनि क्या होती है कि कहीं पर जैसे हमने बोला तो आवाज गई और किसी चीज से टकराकर आवाज वापस आ गई। ठीक है? इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। और हम अपनी आवाज को खुद ही सुनते हैं, पलटती हुई आवाज को। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। अनुरणन का मतलब होता है रिवर्बेशन या प्रतिध्वनि, जिसको बोल दीजिए। दीवारों, छतों तथा धरातल से अपवर्त ध्वनि प्रत्यावर्तन हो सकता है। तो दोनों सही है। ठीक है? अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों या अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती हैं। ठीक है? तो आप जब भी मंदिर वगैरह में जाते हैं या कोई बड़ी जगह पर स्पेस होता है और आप बोलते हैं तो रिफ्लेक्ट होती है वो आवाज, गूंजती है वहां पर। ठीक है? तो दोनों ही इसका सही हो गया।
तो आंसर क्या हो गया इसका, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, अब देखिए म्यूजिक कॉन्सर्ट आपने ज्यादातर देखा होगा कि खुली जगहों पर रखा जाता है। उसका रीजन यही होता है कि बहुत तेज आवाज हो जाती है, वहां पर बैंड वैंड बजते हैं, तेज तेज आवाज का म्यूजिक होता है। तो अगर बंद जगह पर बंद हॉल में रखेंगे तो आवाज रिफ्लेक्ट होती रहेगी या कुछ उसके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर खुली जगहों पे, लेकिन अगर उसे बंद जगहों पे रखा जाता है तो फिर उस कॉन्सर्ट हॉल की दीवारों को पर ऐसी चीज लगाई जाती है जो कि ध्वनि को अवशोषित कर ले, जिससे कि जो उसकी म्यूजिक की आवाज है वो बार बार पलट पलट कर ना आती रहे, ठीक है। नहीं तो आवाज फिर क्लियर सुनाई नहीं लेगी। तो इसका आंसर हो गया डी, उसको क्या करना चाहिए, दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि एक बार की जो ध्वनि है वो वापस पलट कर ना आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य की कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है। अब देखिए, हमने पिछली क्लास में देखा कि ध्वनि की संवेदना की छाप हमारे मस्तिष्क पर कितनी देर तक रहती है, 1/10 सेकंड तक रहती है, ठीक है, 1/10 सेकंड तक। इसका मतलब है कि हमारा कान तभी दो ध्वनि में अंतर कर पाएगा जबकि वो 1/10 सेकंड के अंतर पे सुनाई दे। एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि आने का जो टाइम डिफरेंस है 1/10 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। और ध्वनि का वेग कितना होता है, ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1/10 सेकंड में ध्वनि कितना चलेगी, 1/10 सेकंड में ध्वनि कितना चलेगी, 330 से 10 डिवाइड कर दो, 1 सेकंड में भाई 330 मीटर चल रही है। अब हमने 1 सेकंड का भी 10वां भाग लिया तो इसका भी 10वां भाग कर लेंगे 330 मीटर का, तो कितना आ जाएगा 33 मीटर, 33 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कोई लोग खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई लोग खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर ये खड़े हैं और इनके सामने कोई एक ऐसा मीडियम है जहां से आवाज को रिफ्लेक्ट करके वापस आना है, ठीक है। तो यहाँ से ये गई और यहाँ से फिर ये वापस आई इन तक, ठीक है, इधर से गई और इधर से वापस आई। अब इन दोनों की जो वो है डिस्टेंस, ये कितनी होनी चाहिए, 33 मीटर होनी चाहिए, 33 मीटर दोनों जाने और आने की मिला के। इसका मतलब है सिर्फ अगर हम ये देखें कि कितनी दूर है वो जगह, तो वो कितना हो जाएगा 33/2, यानी कि वो हो जाएगी 16.5 मीटर दूर होनी चाहिए वो जगह, ठीक है, तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। क्लियर है, तो मीटर, आप देखिए क्लियर, वो कंफ्यूज करने के लिए फीट भी दे रखा है आंसर में, लेकिन हमें मीटर पे टिक करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 16.5 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट जो साउंड वेव होती है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, वो 3 तरह की होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे 3 तरह की होती हैं। पहली कौन सी होती है, पहली होती है इंफ्रासाउंड या अवश्रव्य, दूसरी होती है श्रव्य और तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो और इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी से इनको डिसाइड करते हैं कि कौन सी अवश्रव्य, श्रव्य या पराश्रव्य। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में रहती है। अब 2 लाइन आप याद रखिएगा श्रव्य वाली, ठीक है, ये श्रव्य के साइड में 2 लाइनें हैं। श्रव्य क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, ये होती है श्रव्य तरंगे। 20,000 से आगे जाएंगे तो बन जाएंगी पराश्रव्य या अल्ट्रा, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम जाएंगे तो बन जाएगी इंफ्रा या अवश्रव्य, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, तो पराश्रव्य क्या, अल्ट्रासोनिक रेस, ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्या करती है, कीड़ों को नष्ट कर देती हैं, तो हाँ ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, ठीक है। इनका जो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि उससे सुन के कीड़े मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। आप गूगल सर्च करके देखिएगा अल्ट्रासोनिक वॉशिंग मशीन करके, तो उसमें आएगी, और सस्ती होती है, ज़्यादा नहीं, शायद मैंने एक बार देखा था तो 1000 से कम की आती है ये। तो 2 कपड़ों से धूल हटाकर भी उन्हें साफ कर देती है। तीसरा, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक किस में यूज होती है, अल्ट्रासाउंड के लिए यूज होती है। देखिए अल्ट्रासाउंड का पिक्चर भी लगा है, तो अल्ट्रासाउंड के लिए यूज होती है, तो हाँ बीमारियों के उपचार के लिए भी मतलब यूज हो गई, ठीक है, मेडिकल पर्पस के लिए। तीसरा भी सही हो गया। और चौथा क्या हो गया इसका,
ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करती हैं। तो हाँ, ऑटोमेटेड डोर में भी इनका यूज़ किया जाता है। जो ऐसे खिसकने वाले डोर होते हैं ना, खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं, वो वाले में भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, ये सभी सही हैं, ठीक है। तो किसमें किसमें कीड़ों को मार देती हैं, कपड़ों को साफ कर देती हैं, मेडिकल यूज़ में और स्वचालित दरवाजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होगी है। तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल से ज्यादा वाली, ऑडिबल कितनी 20,000 हर्ट्ज तक दी हो रही थी, तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली हो गई, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, ए, ठीक है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि वो जो है वो अल्ट्रासोनिक रेस उत्पन्न करते हैं। सिमिलरली डॉल्फिन भी उत्पन्न करती है, ठीक है। जो हमारी नेशनल गैंग एक्वेटिक एनिमल है गैंग डॉल्फिन, वो भी पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वे पराश्रव्य निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। इसका आंसर हो गया डी। अब देखिए कैसे निर्देशित होते हैं, ये देखिए, ये आप चमगादड़ देख रहे होंगे, ये बैट है और इसका ये शिकार है, इसका शिकार है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, पराश्रव्य निकाली, वो टकराकर वापस आई, ठीक है, इसके पास वापस से। तो इसको पता लग जाता है कि मेरी इतनी डिस्टेंस पे कुछ अवेलेबल है खाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने शिकार करते हैं और ये रातों में भी इसीलिए चल लेते हैं क्योंकि इनको रात में दिखाई देने की जरूरत नहीं होती। अल्ट्रासोनिक रेस के माध्यम से ये अपने पथ को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव अर्थात ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो दो तो गलती है, ठीक है। ध्वनि की गति गैस में द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो नहीं, सबसे ज्यादा किसमें होती थी, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है। तो दो गलत हो गया इसका, और दो गलत होते ही हमारे तीन ऑप्शन गलत हो गए, ए गलत हो गया, बी और ये। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, तो कितना है, ये चीज आप याद रख लीजिएगा, 55 डेसिबल, ठीक है। ये चीज आप याद रख लीजिएगा, 55 डेसिबल है WHO के अनुसार सेफ नॉइज लेवल फॉर द सिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमति योग शोर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, आप देखिए, इसका अगर आंसर नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस से कैसे कर सकते हैं वाला क्वेश्चन। देखिए, दो है, आप 4 क्षेत्र देख रहे होंगे, इसमें शांत क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। तो शांत का मतलब ये है कि सबसे कम होगी वहां पे, ठीक है। तो इसमें सबसे कम देख लीजिए कहां पर है, 50 वाली, तो बी का तो हो गया 1, बी का 1 2 में आ गया, सी और डी में आ गया। चलिए, औद्योगिक में सबसे ज्यादा, क्योंकि औद्योगिक में क्या, मैन्युफैक्चरिंग मशीनें चलती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा वाले में औद्योगिक ले जाइए, तो सी का हो गया 4, और सी का 4 करते ही हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। बी का 1 हो गया, सी का 4, ए का 2, ठीक है, ए का 2 हो गया, और व्यापारिक का कितना हो गया, डी का 3 हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, 80 डेसिबल से ज्यादा की जो ध्वनि होती है वो प्रदूषक के रेंज में आती है, ठीक है। तो उसे ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये आप याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इतना ज्यादा एक्सप्लेन मतलब तो सितार के मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा फिर। तो याद कर लीजिएगा कि अपरगामी एवं अनुप्रस्थ, मतलब स्टेशनरी एवं ट्रांसवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, जो हम टीवी रिमोट घरों में यूज करते हैं, ठीक है, टीवी चलाने के लिए, उसमें मेनली 2 तरह की किरणों का यूज किया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा, एक तो होती है रेडियो और दूसरी होती है इंफ्रारेड, ठीक है। तो रेडियो तरंगे तो रेडियो की होती हैं, पर हम चलाते उससे टीवी हैं, ठीक है, इंफ्रारेड। नेक्स्ट है, एक टीवी रिमोट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा 2 तरह की तरंगे, या तो रेडियो या इंफ्रारेड, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। फिर है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का। तो टेलीविजन का दूरस्थ नियंत्रण वही मतलब रिमोट से हम करते हैं ना, दूर बैठकर उसको चलाते हैं।
तो अवरक्त पराबैंगनी दृश्य उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमने देखा दो तरह की, या तो अवरक्त या इंफ्रारेड या रेडियो, तो इसमें से क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, इंफ्रारेड हो गया। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, टीवी का स्विच, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, तो हाँ दोनों एक साथ ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में, दृश्य तुरंत लेकिन श्रव्य बाद में टीवी के। अच्छा अब देखिए, प्रकाश की गति, श्रव्य क्या है, श्रव्य तो है ध्वनि तरंगे सुनते हैं जो हम, ठीक है, उसकी क्या होती है 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। और श्रव्य दृश्य क्या है, देखने की, तो लाइट की स्पीड, ठीक है। अच्छा अब देखिए, लाइट तो बहुत तेज होती है स्पीड ध्वनि से, लेकिन फिर भी हमें दोनों कैसे एक साथ सुनाई और दिखाई देते हैं टीवी चलाने पर, क्योंकि टीवी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं ऑडियो सिंक्रोनाइजर, ठीक है। तो टीवी के अंदर ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगा रहता है, जिसकी वजह से हमें श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ सुनाई और दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है, ये याद रखिएगा आप। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, कौन सी तकनीक है, ये याद कर लीजिएगा आप, वो है आवृत्ति मॉड्यूलन, ठीक है। फिर है टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, कौन सी तकनीक है, ऊपर वाली सेम क्वेश्चन को ही घुमा कर दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आवृत्ति आरोपण या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, कभी हो गया। चलिए लेक्चर 7 यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।